हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज उसका मूड किसी और बात से अपसेट है। आज मिश्रा ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया। पूरा दिन वो उसे डीलर के लिए घुमवाता रहा क्योंकि उसमें मिश्रा का कट फिक्स है। क्या ये बात विनय नहीं जानता कि डीलर मिश्रा की सेटिंग है? मिश्रा सोच रहा था कि वो उसे बेवकूफ बना रहा था। विनय को पता है मिश्रा झूठ बोल रहा था। जब कोई जूनियर उसे चालबाजी करता है विनय को बहुत बुरा लगता है। विनय को गुस्सा आया और उसने सोचा कि गाड़ी तेजी से मुड़े। फिर अपने ही टायर घिसने का ध्यान करके उसने एक ख्याल छोड़ दिया। एक मुक्का स्टीयरिंग पे मार के काम चला लिया। गाड़ी पोर्च में आ चुकी है, फिर भी वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला है। गाड़ी स्टार्ट ही है। उसने गाड़ी बंद कर दी। वो सोच रहा है आज फरसेकर ने किस लहजे में कहा, आप तो शिंदे जी के आदमी हैं, आप करवाइए ना फाइल पास। और कैसे मुस्कुराया था साला। कुर्सी पे बैठे बैठे खोपड़ी झुका के चश्मे के ऊपर से देख रहा था। साले को लगता है कि चश्मे के ऊपर से देखने से वो बहुत प्रभावशाली लगता है। विनय के दिमाग में फरसेकर का उस समय का चेहरा घूम गया। अरे मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ जिसे अपने काम से मतलब है। विनय ये बात कह देना चाहता था पर कह नहीं पाया, घुट कर रह गया। इसका मलाल है उसे। इन दो सीनियर्स की ईगो प्रॉब्लम में उसे पिसना पड़ता है। थक गया है वो। उसने स्टीयरिंग पे सर रख दिया और उस पर अपनी बाहें लपेट दी। थक गया हूं मैं, उसने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस छोड़ दी। पता नहीं कि उसे लगा कि राधिका दरवाजे पे होती तो उसे अच्छा लगता, जाए और सीधा उससे लिपट जाए। फिर उसे ख्याल आया कि साहनी वाली मेल भेज दी थी या नहीं। आज भूल गया होगा तो सोमवार तक फिर लटक जाएगी। मोबाइल निकाला और समय देखा, 8 बज गए थे। कहने को ऑफिस टाइमिंग 6 बजे तक है, पर शायद ही कभी वो 6 बजे निकल पाया हो। ऊपर से ए शिंदे से उसने अपने आप को झिड़का। कितनी बार उसने अपने आप को समझाया है, ऑफिस का टेंशन सिर्फ ऑफिस तक, अभी वो घर पे है। ऐसे पकने लगा तो काम कैसे चलेगा। ऑफिस को घर पे नहीं लाना चाहिए, ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए। बगल वाली सीट से अपना बैग उठाया, दरवाजा खोला, बाहर आया, रिमोट से गाड़ी लॉक की। गाड़ी लॉक होने की आवाज से उसे कंफर्म हो जाता है कि अंदर पता चल गया होगा कि मैं आ गया हूँ। फिर भी हाल का दरवाजा नहीं खुला। आजकल राधिका अपने में ही रहती है। जब भी वो पास जाता है कुछ बहाना मार के दूर हो लेती है। उसने ध्यान दिया बाहर की लाइट अभी तक नहीं जली थी। सीएफएल हटवा के एलईडी लगवानी है। दरवाजे के पास मुन्ने की फुटबॉल पड़ी हुई थी। यहाँ किसने छोड़ दी, कोई उठा ले गया तो। वो फुटबॉल उठाने के लिए झुका तो बैग जमीन में लिथर गया। से उठा के देखा तो उसमें धूल चिपक गई थी। सामने दरवाजा खोलने पर सोफे के पास मुन्ना खेल रहा था। विनय ने उससे आंखों के इशारे से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुन्ना को अपने पापा को देखने से ज्यादा खुशी अपने बॉल देखने से हुई। वो आया और विनय के हाथ से बॉल लेके चला गया। मुन्ना अभी बोलता नहीं है। मुन्ना सिर्फ मुन्ना है। मुन्ने का कोई नाम नहीं फाइनल हुआ। राधिका के मायके वालों की तरफ से अनिरुद्ध नाम आया है और विनय के घर वालों की तरफ से राहुल। आम सहमति नहीं बन पाई है। विनय सेफ साइड लेकर मुन्ना ही बोलता है। अंदर हॉल और बेडरूम में राधिका नहीं दिखी। सोनल जानती है कि ऑफिस से आते ही भैया की आंखें किसे ढूंढती है। उसने किचन की तरफ इशारा किया। किचन का नजारा अलग था। कानों में ईयरफोन लगाए, बालों में जूड़ा बांधे, एप्रन पहने, दुपट्टा कमर पर कसे, टांड पर चढ़ी राधिका ऊपर के जाले छुड़ा रही थी। विनय को राधिका का ये सफाई कर्मी अवतार रोमांटिक लगा और वो अपनी ऑफिस की थकान भूल गया। उसके चेहरे पे मुस्कान घिर आई। कोई धुंधली याद उसके जेहन में उभरी और उसने अपने दिमाग पे जोर डाला। आखिरी बार ऐसा कुछ हुआ था और वो बहुत हंसे थे। राधिका ने विनय को देखा और वापस अपने काम में जुट गई। उसके चेहरे पर अरे तुम कब आए या आ गए आप का भाव नहीं आया, जबकि विनय ने इसकी उम्मीद की थी। विनय ने उसे अपना धूल से लिथरा हुआ बैग दिखाया ताकि वो पूछे, अरे ये कैसे हुआ। फिर वो बताए, पर राधिका ने नहीं देखा तो उसने खुद ही बैग नीचे कर लिया।
विनय कुछ देर वहां खड़ा रहा कि कोई बात करे। इस बीच कई चीजें उठा के पकड़ाता रहा पर बात नहीं हुई। वो कपड़े चेंज करने वापस चला आया। वापस आया तो राधिका डाइनिंग टेबल की सफाई कर रही थी। वो जानबूझकर वही कुर्सी खींचकर बैठ गया और जग से पानी लेकर पीने लगा, जबकि उसे प्यास नहीं लगी थी। उसे एक चुटकुला याद आया जो उसने सोचा कि वो राधिका को सुनाएगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो इसकी एक्टिंग करके सुनाए, क्योंकि ये एक रोमांटिक चुटकुला था। आखिर कॉलेज टाइम में वो स्टार हुआ करता था। इस चुटकुले में उसे पास जाके बाहों में उठाना था और डायलॉग मारना था। ये वो करना चाहता था। फिर उसे लगा कि राधिका उसे झिड़क देगी। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। उसने खुद ही अपने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। सोनल देखेगी तो क्या सोचेगी। विनय टेबल पर उंगलियां बजाते हुए सोच रहा था और राधिका एक एक वस्तु उठाकर पोंछ रही थी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक बाबा के प्रवचन से लौटा और आते ही अपनी बीबी को अपनी बाहों में उठा लिया। विनय ने चुटकुला अचानक ही शुरू किया। राधिका हाथ रोककर उसे देखने लगी। विनय ने आगे शुरू किया तो बीबी ने पूछा कि क्या बाबा ने बताया कि सबको अपनी बीबी से प्यार करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, बाबा ने कहा कि सबको अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए। विनय ने अपने चेहरे पे एक नकली हंसी बिखेर दी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि उतना ही हंसे जितना पहली बार इस चुटकुले को सुनने पे हंसा था। इसका मतलब था अभी जोक खत्म, अभी तुम हंसो। ये तो बहुत पुराना जोक है, कहकर राधिका वापस अपने काम में लग गई। उसने होठों क्या नजरों की भी हंसी नहीं बख्शी। तुम्हें किसने सुनाया। विनय ने पानी का गिलास वापस रख दिया। ये मेरे मोहक बुटीक वाले ग्रुप पे आया था। अच्छा। विनय ने एक धीमा अच्छा किया और अपनी मुस्कान वापस खींच ली। ये मोहक बुटीक ही मेरा रकीब बना हुआ है। विनय धीरे से फुसफुसाया। मेज पे सर झुका के लेट गया और राधिका ने पीछे कुर्सी पोंछ दी। वो थोड़ी देर ऐसे ही सर झुका के बैठा रहा ताकि उसका ध्यान आकर्षित करे। ऐसी कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। उसने उसी मुद्रा में पूछा, अभी खाने में देर है क्या। नहीं, खाना तो तैयार है, लगाऊं। नहीं, अभी रुक के। क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है, दबा दूं। कहीं कुछ हल्का सा खिंचाव तो था। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ दर्द है, और ऐसे में जब कुछ समझ नहीं आता है सर सबसे अच्छा बहाना होता है। सर दबाने का मतलब राधिका के साथ कुछ फुर्सत के पल। उसने मन में सोचा, बहुत दिन से उसने नहीं बिताए अच्छे पल उसके साथ। इस बेसिर पैर की भागदौड़ के बीच आंखें बंद करके तालू पे थोड़ा ठंडा तेल और बालों में राधिका की उंगलियां। उसने मन ही मन राधिका की गोद में अपने सर रखने का और उसकी उंगलियों के अपने बालों में फिरने का अनुभव भी कर लिया। राधिका की उंगलियों में जादू है, वो ये जानता है। उसने झट से हम कर दिया, धीमी आवाज में एक दयनीय सा हम जो दोनों के लिए था। दर्द भी कर रहा है और दबा भी दो। अपनी दयनीयता के अभिनय को प्रगाढ़ करने के लिए वापस मेज पर झुक गया। उसने सोचा कि आज ऑफिस की सारी बात वो राधिका से बताएगा और कहेगा कि अगली बार ये मिश्रा आए ना तो उसे चाय भी ना पूछे। अपने इस बेतुके सुझाव पे वो खुश हुआ। थोड़ी इधर उधर की चुगली भी करेगा। अगर राधिका अच्छे मूड में हुई तो वो आज बाहर चलने के लिए कहेगा। लो, विनय ने सर उठाकर देखा। सामने राधिका एक गिलास पानी और एक गोली डिस्प्रिन लेकर खड़ी थी। ये क्या है, दवा है और क्या है। पर तुमने दबाने के लिए कहा था। मैंने दवा दूं कहा था। रहने दो, दवा नहीं खाऊंगा, मुझे दबा दूं सुनाई दिया। अच्छा, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, शरीर में एनर्जी नहीं बची है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से तुम्हें लगता है कि ऑफिस से आते ही मैं तुम्हारा सर दबाऊंगी। विनय ने सामने खड़ी राधिका की ओर देखा, फिर नीचे देखकर एक गहरी सांस छोड़ दी। मन में कहा, आवाज के टोन से तो एनर्जी फुल लग रही है। वापस राधिका की आंखों में देखने लगा। क्या ये वही राधिका है। इस बार उसकी आंखों में सच में दयनीयता थी। उसकी आंखें कह रही थी, सर कौन दबवाना चाहता है तुमसे, थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारे साथ, दे सकती हो। वो ये कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। न फटसेकर से कह पाया था, न राधिका के सामने कह पाया। जैसे तैसे बात बदल दी। उसके पास शब्द कम थे। हाथों और चेहरे के हाव भाव से बात पूरी की। अरे मैं आराम कर लूंगा, ठीक हो जाएगा, ज्यादा दर्द नहीं है।
ज्यादा दवा नहीं खानी चाहिए, हार्ट पे असर करती है। ऐसा कहते वक्त 2 बार अपने हार्ट की तरफ इशारा किया। तुम करो, मैं रेस्ट करता हूँ। राधिका अपने काम में लग गई। वो वापस चला आया, चश्मा उतार के मेज पर रख दिया और मुन्ने को खिलाने का प्रयत्न करने लगा। भैया मैं दबा दूं सर। सोनल की आवाज में भैया के लिए परवाह और न पढ़ने की बहानेबाजी दोनों थी। नहीं दर्द नहीं है, मैं आराम कर लूंगा। उसकी आवाज में दिन भर की थकान वापस घिर आई। उसने तुरंत आवाज का टोन चेंज किया और बड़े भाई वाला कड़कपन लाते हुए कहा, तू चल चैप्टर खोल मैथ का, मैं आ रहा हूं बस। आज उसका दिमाग खोया खोया है। वो सोच रहा है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। क्या यही जिंदगी उसने अपने लिए चुनी थी? क्या इतनी मेहनत वो इसी के लिए करता है? खाना लग गया है मेज पर। वो वॉश बेसिन पर खड़ा सोच रहा है। पहले राधिका टेबल पे खाना परोस रही होती थी और वो उसके दुपट्टे में हाथ पोंछता था। फिर वो दोनों झगड़ा करते थे, बाकी सब हंसते थे। उसने वॉश बेसिन के बगल लगे तौलिया की तरफ देखा और मन में कहा, सभ्यता। उनकी जिंदगी से प्यार चला गया है और सभ्यता आ गई है। आओ, बेसिन पे ही खड़े रहोगे क्या? हाँ आता हूँ। रात के 11 बज गए हैं। घर की सारी बत्तियां बंद हो गई हैं और 0 वाट ऑन हो गए हैं। वो सीधे लेटा सोच रहा है। राधिका मोबाइल चला रही है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। राधिका ने मोबाइल बंद कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अभी भी सर में दर्द है क्या? राधिका की आवाज में एक औपचारिकता थी। नहीं अब नहीं है। सब्जी अच्छी थी आज। विनय ने बातचीत का एक बाण फेंका। हाँ रोज रोज वही गोभी हो रही थी तो सोचा आज कुछ चेंज करूं। और आज सफाई कर्मी अवतार में तुम बहुत हॉट लग रही थी। विनय ने ऊपर पंखे की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा। विनय को लगा कि राधिका उससे कुछ और कहना चाह रही थी। उसकी गर्म सांसें जो उसके गालों को छू रही थी, उनसे उसे लगा कि राधिका ने उसकी तरफ करवट ली है। उसने भी राधिका की तरफ करवट ली और उसकी आंखों में देखा। उसे हाव भाव से पता चल जाता है कि राधिका कुछ कहने वाली है। उसने इंतजार किया उसके कुछ कहने का। उसे अपनी पुरानी राधिका की एक झलक मिली। उसकी राधिका। विनय ने अपनी उंगलियां उसकी कमर पर रखी और ऊपर की तरफ चलाई। विनय की अपनी शरारतें हैं। अनी 3 साल का होने वाला है। तुमने कैलकुलेट किया प्ले स्कूल का कितना खर्च आएगा? विनय ने अपनी उंगलियां वापस खींच ली। बिना किसी टुक 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 के सीधा होकर लेट गया। हाथों में आंखें मीचता हुआ बोला, 15-20 हजार का आएगा। मैंने बात की थी प्लेवे में। अच्छा है उनका। एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। कल बात करेंगे, नींद आ रही है। इससे पहले राधिका कुछ और पूछे उसने चद्दर तान ली। सारी बातें उसने झूठ बोली थी। उसने चद्दर तान तो ली थी और आंखें मीच ली थी। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। एसी ऑफ होने की आवाज उसके कानों में पड़ी और राधिका के दूसरी तरफ करवट लेने की भी उसे आहट हुई। उसने सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद राधिका के वॉशरूम जाने की, फ्लश चलने की आवाज हुई। 1 घंटा बीत गया। उठा और बिस्तर के पास चहलकदमी करने लगा। एक नजर राधिका की ओर देखा। वो गहरी नींद में थी। दराज की तरफ गया और हाथ बढ़ाया। फिर चोर नजर से राधिका की तरफ देखा, कहीं जाग तो नहीं रही है। धीरे से दराज खोली। फिर राधिका की तरफ देखा और मन में कहा, वो उससे डरता थोड़ी ही है। सिगरेट की डिब्बी निकाली और जेब में रख ली। बाहर छत पे चला आया। झूले पे बैठ गया। इस झूले को दोनों ने साथ बैठने के लिए डलवाया था। समय ही कहाँ मिलता है। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और ध्यान से देखता रहा। 1 महीने से नहीं पी। अब राधिका की वजह से छूट गई है तो छूट ही जाए। वापस जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद फिर से निकाल ली। क्या जिंदगी चुनी है मैंने अपने लिए। कॉलेज टाइम में इसी के सपने देखता था मैं। घर ऑफिस घर, ऑफिस घर ऑफिस घर। उसने मन में 2-3 बार दोहराया। साला कोई समझता ही नहीं कि मुझे भी थोड़ा भावुकता की जरूरत है। उसने सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट ने उसे भावुक कर दिया। इस दौड़ भाग के बीच मैं सिर्फ एक इवेंट मैनेजर बन के रह गया हूँ। इधर एक खत्म उधर वो चाहिए। सब मैनेज ही करता रहता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए कोई समझता है। मेरी भी कुछ भावनाएं हैं जो जाहिर होना चाहती हैं। मैं इतना टफ आदमी नहीं हूँ जितना दिखता हूँ अपने आप को।
मैं भी कभी कभी टूट जाता हूँ, थक जाता हूँ। मुझे भी चाहिए होता है किसी के बाहों का सहारा। वो उठा और झूले के खंभे पर अपनी बाहें लपेट दी, इस उम्मीद में कि एक खंभा ही उसे कुछ सहारा दे सके। मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ खटर खटर ही करता रहता है, मैं उसी में उलझा रहता हूँ। इससे पहले वो श्रीवास्तव मेरी जान खाए रहता था, तब लगता था बस इस साले का ट्रांसफर हो जाए तब थोड़ा सुकून आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये ड्राइंग रूम का एसी डगर डगर करता था, उसको बदलवाया, अभी ये गेट चैसे करता है, ये बदलवाऊंगा फिर तो कुछ और खटर खटर करेगा। मेरी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। एक बीबी है जिसकी बाहों में जाना चाहता हूं, तो वो चाहती है कि रात के 11:30 बजे मैं अमर्त्य सेन बन जाऊं। अरे नहीं करना मुझे प्ले स्कूल का हिसाब। मेरे नीचे 10 बाबू ऐसे काम करते हैं जो 20 प्ले स्कूल ढूंढ लाएंगे तुमसे सस्ते में। एक बच्चा है जो मुझे देख के तभी खुश होता है जब बाजार से कुछ लेके आओ उसके लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसे लगता है कि सिर्फ उसकी माँ ही उसको पाल रही है, मैं बाहर का आदमी हूँ। बेटा कुछ लोग बिहाइंड द सीन भी काम करते हैं, तेरे को बाद में पता चलेगा। सिर्फ तेरी माँ ही नहीं पाल रही है तेरे को। और वो फरसेकर क्या कह रहा था, आप तो शिंदे जी के आदमी है ना। अरे मैं शिंदे का आदमी कैसे हो सकता है, मैं राधिका का आदमी है। सिगरेट खत्म हो गई थी, उसने दूसरी सुलगाई। मेरे अंदर आदमी बचा है या मशीन हो गया हूं मैं। उसने अपने आप को गुदगुदी की, पहले गले पे फिर कमर पे। सिर्फ राधिका जानती है कि उसे गुदगुदी गले पे नहीं कमर पे होती है। ये बात संध्या नहीं जानती थी। संध्या उसे गले पे गुदगुदी करने की कोशिश करती थी पगली। उसे आज संध्या की याद क्यों आई। अब तो संध्या की शादी भी हो गई। अगर उसकी शादी राधिका के बजाय संध्या से होती तो वो आज ऐसा क्यों सोच रहा है। पहला प्यार ही होता है। संध्या कम से कम 11 बजे उसे कैलकुलेटर बनने को तो ना कहती। उसने अपनी उंगलियां खंभे पर चलाई, मानो वो संध्या का बदन हो। अपनी इस बेतुकी तुलना पर वो हंसा। फिर अगले ही पल उसे खींच हुई से अपनी बीबी की तुलना वो किसी और स्त्री से कर रहा है, पर अब उससे और नहीं हो पाएगा। वो उब गया है। वो आजाद कर देना चाहता है राधिका को। राधिका जो दिन भर फेसबुक और अपने मोहक बुटीक वाले ग्रुप पे फ्रीडम ऑफ वीमेन के पोस्ट डालती है, वो उसे सचमुच में आजाद कर देगा। वो जानता है कि वो राधिका के सामने कभी कुछ नहीं कह पाएगा। उसने सोचा कि वो एक खत लिखेगा। वो अंदर गया और अपना राइटिंग पैड और कलम ले आया। वो ऐसे नहीं रह सकता। राधिका, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ अपनी बाहर की दुनिया सजाने के लिए। कार ले ली है, प्लॉट लेना है, मैं भूल जाता हूँ कि मेरी दुनिया तुम हो राधिका, तुम। मैं जब थक के आता हूँ तब तुम्हारी बाहों में गिरना चाहता हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि बाहर की दुनिया के अलावा एक हमारी तुम्हारी अलग दुनिया है जिसमें सिर्फ मैं और तुम हैं। वो दुनिया खत्म होती जा रही है। मैं बाहर की दुनिया के शोर शराबे छल कपट से लड़ते लड़ते थक जाता हूँ, कभी कभी टूट भी जाता हूँ। तब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। तुमने कहा कि तुम सुबह से काम कर रही थी, मैं भी पूरा दिन वादियों में नहीं था। पता है मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ और कभी कभी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होता है, पर वो साथ मांगने पर मिले तो फायदा क्या। मैं चाहता था कि वो दुनिया वापस हो जिसमें मैं हूँ और तुम हो, बस मैं और तुम और हमारे सपने। और मैं इधर उधर से चुरा के शायरियाँ लेके आऊँ और कुछ चुटकुले। तुम दिल खोल के हंसो और ये ना कहो कि ये तो मोहक बुटीक वाले ग्रुप पे आया था। तुम ये ना कहो कि ये शायरी तो बहुत पुरानी है। मैंने तुम्हें जितनी भी शायरियाँ सुनाई सब पुरानी ही थी। मैं शायद थोड़े ना हूँ राधिका, मगर पहले तुम रोमांटिक होती थी, हंसती थी, पुराने चुटकुलों पे भी हंसती थी। अब तुम्हें ना जाने क्या हो गया है, तुम कहीं और से भी चुटकुले पढ़ लेती हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो सारी खुशियाँ हैं वो मैं लेके आऊँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सामने हीरो बनना चाहता हूँ। मैं ये जितनी चीजें बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ सब तुम्हारे सामने अपना भौकाल जमाने के लिए होती है। उस दिन स्टेट हेड ने कहा, बिना यू आर अ जिम फॉर दिस ऑफिस, हमारे स्टाफ के सामने। दिल ने सोचा काश तुम यहाँ होती और ये देखती। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का स्टार मैं रहूँ, पर अब वो हो नहीं पा रहा हूँ। मैं भी अब ये रिश्ता चला नहीं पाऊंगा। हम इसे ढो रहे हैं। आदमी क्यों करता है शादी,
शादी का मतलब ही है परस्पर निर्भरता और तुम आत्मनिर्भर होना चाहती हो। मैं नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ। मैं शायद दूसरी शादी कर लूँगा। मैंने तुम्हारे जितनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, तुम्हारे जितना साहित्यिक भी नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता। तुम आजकल पता नहीं कौन कौन से अल्ट्रा फेमिनिस्ट पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती रहती हो। कभी कभी उन्हीं के डायलॉग्स मुझे मारती हो, मैं जवाब नहीं दे पाता। उन्हें फॉलो करती हो। बेवकूफ़ औरतें जो सोचती हैं कि अपने अंडरगारमेंट्स और प्राइवेट पलों के बारे में ओपनली बात करके वो बहुत वीमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं। फेसबुक ये फेमिनिस्ट जो कभी फील्ड पर नहीं गए, घर बैठे कविताएं लिखते रहते हैं और तुम्हें लगता है वाह, आप ही हम स्त्रियों का दर्द समझते हैं। आपकी तुलना में तो मेरा पति जंगली है। मैं सच बता रहा हूँ राधिका, ये पुरुषों का फेमिनिज्म हाई लेवल का फ्लर्ट है। बस तुम्हें इम्प्रेस करने का तरीका है और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि आपने मुझे अनुभूत के स्तर पर छू लिया। मैं सच बता रहा हूँ, वो तुम्हें किसी और स्तर पर छूना चाहते हैं। तुम्हारी उन नजरों से देखता हूँ, लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। जब भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम कटने लगती हो। अरे क्या कर रहे हो, ये देख लेगी, वो देख लेगा। दुनिया, समाज, नाटक, घर ना हुआ इलेक्टोरेट हो गया। पूरे टाइम आचार संहिता ही लगी रहती है। मैं इस सामने लगे लैंप पोस्ट की तरह हो गया हूँ, जो रात भर जलने की कोशिश करता है और सुबह बुझ जाता है। ये मैं हूँ तुम्हारा पति, जो वहाँ डाइनिंग चेयर पर बैठा था जब तुम सफाई कर रही थी। मैं एक आदमी हूँ, कोई वस्तु नहीं। जो पीछे हुआ तुमने टेबल पोंछ दी, आगे हुआ तो कुर्सी पोंछ दी। एक आदमी जो धीरे धीरे तुम्हारे लिए वस्तु होता चला जा रहा है और एक दिन तुम उसका मुंह पोंछ के चली जाओगी। ये मैं हूँ तुम्हारा पति, जिसके साथ तुमने 7 कस्में ली थी। मुझे कस्में याद नहीं है, पर कोई प्यार करने वाली कसम तो रही होगी ना। कोई प्यार करने वाली कसम तो रही होगी ना राधिका। पता है, तुम्हारे आने से मेरी दुनिया बहुत हंसी हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक उत्साह, एक खनक आ गई थी। मैं तुम्हें मुस्कुरा के देखता था जब तुम मुझे मेरे रिश्तेदारों की खुफिया जानकारियां बताती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा पति बहुत सीधा है और तुम ना आती तो सब उसे बेवकूफ़ बना के रखते। तुम्हारे इस भ्रम को बरकरार रखने में मुझे खुशी मिलती थी। सब्जी वाली के सामने तुम्हारे 2-2 रुपए की चालाकियाँ देखने में भी मुझे मज़ा आता था। पहले मैं तुम्हें ऑफिस की बातें सुना के बोर करता था, फिर तुम अपनी बाहें फैला के मुझे अपनी तरफ बुलाती थी। ओ ब्लैक नाइटी वाली तुम्हारी बाहें, तुम्हारी गोरी गुदाज बाहें। तब तुम्हारा चेहरा देखकर दफ्तर की मचमच मुझे बेवकूफ़ी लगने लगती थी। वो रातें अच्छी थी, वो दिन अच्छे थे जब मुझसे ही पैसे लेकर मुझे ही गिफ्ट दिया जाता था। वो दिन अच्छे थे, अब वो गिफ्ट भी नहीं है, अब बस एक रूटीन है। वो राधिका अच्छी थी, वो 26-27 साल वाली, 29-30 साल वाली भी अच्छी थी, हंस के बात करती थी। अब 31 वाली जब नहीं रही। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, बस मैं नहीं हूँ। इसकी ज़िंदगी में मेरे बिना भी कंप्लीट है। मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ राधिका। शायद तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। महिलाएं वैसे भी स्ट्रांग होती हैं पुरुषों की तुलना में। तुमने पोस्ट किया था, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे कोई चाहिए जो मुझे बांट सके। शायद तुम्हें कभी मेरी कमी खले। हालांकि तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगता, पर तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। या चुन लेना उन्हीं फेसबुक या फेमिनिस्टों में से कोई, जिनकी पोस्ट तुम शेयर करती रहती हो। तुम वो राधिका नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो मेरे साथ मेरे घर आई थी, या मेरे घर वालों ने अखबार में वधू चाहिए का इश्तिहार दिया था। मेरी वधू कहीं खो गई है, मुझे वापस चाहिए, पर तुम बदल गई हो। हम अलग हो जाएंगे। अपनी मोहक बिटूक वाली सहेलियों से सलाह मशविरा कर लेना। विनय ने अगली सिगरेट के लिए डिब्बी खोली तो पता चला कि पूरी डिब्बे ही खाली हो गई थी। उसने लेटर पैड में से कागज फाड़ा और फोल्ड करके जेब में रख लिया। रेलिंग के पास गया और सिगरेट की डिब्बी दूर फेंक दी। अंदर गया और लेटर पैड यथास्थान रख दिया। वापस झूले पे आकर बैठ गया। 3 बज गए थे। राधिका की आंख खुली। विनय को आसपास ना देखकर उसने मोबाइल पे कॉल किया, जो बगल ही बजा। वो उठ के खिड़की के पास आई, देखा तो विनय झूले पे बैठे हुए थे। उसने दराज खोला, सिगरेट की डिब्बी रखी हुई थी। उसकी 2 शंकाएं दूर हुई। किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं,
सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी छुपाती घूमती है। उसे लगता है उसका दायित्व तो यहीं तक है। दोनों एक दूसरे की रग से इतना वाकिफ हैं कि विनय कहाँ रखता है राधिका जानती है और राधिका कहाँ छुपाती है विनय जानता है। विनय ने अपनी वाली नहीं राधिका वाली जगह से सिगरेट की डिब्बी उठाई थी। राधिका की आंखों में नींद थी, फिर भी वो बाहर गई। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। राधिका ने विनय के सर पे हाथ फेरा। विनय की आंखें भी नींद के बोझ से थक गई थी। उसने सोचा कि वो राधिका की तरफ झुक जाए, पर अब वो निर्णय कर चुका था। उसने राधिका की तरफ चेहरा घुमाया और पूछा, मुन्ना सो गया? हाँ सो गया। रात के 3 बजे राधिका को ये प्रश्न कुछ अटपटा सा लगा। ये एक प्रश्न नहीं था, ये एक व्यंग था कि मुन्ना सो गया। जो अब तुम्हें मेरी याद आई है, यह मुन्ने के प्ले स्कूल का मुद्दा सो गया। विनय ने सर झुका के हाँ किया और मन में कहा, मुन्ना कोई बच्चा थोड़ी ना है जो सो जाएगा। वो तो एक बहाना है जो कभी भी जाग सकता है। चलो अब या यहीं सोना है। तुम जाओ, सुबह तुमसे कुछ बात करनी है। मैं आज झूले पर ही सो जाऊंगा। ठीक है, सुबह ही बात करेंगे। अगर खुले में कभी नींद आई है जो आज आएगी। राधिका ने विनय का हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में ले आई। विनय ने कभी उसकी नाफरमानी की ही नहीं थी। वो उल्टा अपना मुंह दूसरी तरफ कर रहा था कि राधिका को सिगरेट का पता ना चले। सुबह 10 बजे जब विनय की आंख खुली तब उसका सर राधिका की गोद में था और उसके बालों में चंपी हो रही थी। जनाब कल सर न दबाने से इतने नाराज थे कि बाहर छत पे सोने वाले थे। विनय के चेहरे पे एक खींच भरी मुस्कुराहट घिर आई। कल क्या क्या सोच गया वो, अपनी बेवकूफी में एक खत भी लिख गया वो। अगर राधिका ने पढ़ लिया वो खत तो उसे पक्का छोड़ के चली जाएगी। मर जाएगा वो राधिका के बिना। क्या क्या उलूल जुलूल सोच गया वो अपनी राधिका के बारे में। उसे अपने आप पे शर्म आई। उसने अपने जेब में वो कागज ढूंढा। अरे वो कागज कहाँ गिर गया? बाहर झूले के पास गिरा होगा। उसका दिल सहम गया। अगर किसी ने पढ़ लिया तो, अगर राधिका ने पढ़ लिया तो। तुम कल क्या कह रहे थे? आज सुबह क्या बात करनी है मुझसे? राधिका ने विनय का सर पूरा झिझोड़ते हुए कहा, आराम से करो। सर दर्द ठीक करना है या याददाश्त थोड़ी ना वापस लानी है। विनय ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से बात बदलनी चाहिए। तुम कुछ कह रहे थे कि आज सुबह बात करेंगे। चलें बाहर झूले पे बात करें। दोनों साथ झूले तक टहलते हुए आए। विनय की आंखें झूले के आसपास कुछ ढूंढ रही थी। किस बारे में बात करनी थी? वो प्लेवे में तुमने बात की थी ना, वो एकदम बढ़िया स्कूल है। उसी में मैं भी सोच रहा हूँ। तुम कुछ ढूंढ रहे हो यहाँ? हाँ, एक कागज का टुकड़ा। कैसा कागज का टुकड़ा? अरे ऐसे ही ऑफिस के काम का है, ज्यादा जरूरी नहीं है। विनय ने बेपरवाही का अभिनय किया। राधिका ने भी एक बेपरवाही भरा अच्छा किया और अपने हाथों में से एक मुड़े हुए कागज को रेलिंग से दूर फेंक दिया। विनय से छुपाकर वो टुकड़ा वही गिरा जहां रात को सिगरेट की डिब्बी गिरी थी। तुम तो कभी गए नहीं प्लेवे, तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा है? वापस आई और विनय को कमर पे गुदगुदी करने लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।